हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फ्लाह बायोलॉजी। आज मैं स्टार्ट करूंगी क्लास 11th की एनसीईआरटी बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करूंगी द लिविंग वर्ल्ड। आज हमारा टॉपिक है बायोलॉजी। बायोलॉजी मीन्स क्या होते हैं आज मैं वो बताऊंगी। बायोलॉजी के डेफिनेशन भी दिखाऊंगी। आप कहीं भी बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं तो पहले यही आपको बताया जाता है कि बायोलॉजी के मेन्स क्या होते हैं और उसके डेफिनेशन क्या होते हैं। तो जो डेफिनेशन मैं आज बताऊंगी वो आपको बायोलॉजी 11th की बुक में पेज नंबर 5th में लिखे हुए हैं। लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये बता दे रही हूँ, बायोलॉजी बायोद मीन्स होते हैं लाइफ एंड लोगोद मीन्स होते हैं स्टडी। मतलब लाइफ की जो स्टडी है उसे हम बायोलॉजी कहते हैं, यानी स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी, या फिर हम इसे स्टोरी ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं। और अगर हम इसका दूसरा डेफिनेशन देखें तो वो होता है स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन की स्टोरी को भी हम बायोलॉजी कहते हैं। तो उसका दूसरा डेफिनेशन भी याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में पूछते हैं ऑब्जेक्टिव में स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन क्या होते हैं। तो आप इन दो लाइन को याद रखें कि बायोद मीन्स होते हैं लाइफ एंड लोगोज मीन्स होते हैं स्टडी। लाइफ की स्टडी को बायोलॉजी कहते हैं और इवोल्यूशन की स्टोरी को भी हम बायोलॉजी ही कहते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल है, 384 टू 322 BC। BC का मीन्स होता है बिफोर क्राइस्ट। एंड फादर ऑफ जूलॉजी भी एरिस्टोटल है। एरिस्टोटल वॉज द फर्स्ट जेन्युइन साइंटिस्ट इन हिस्ट्री। इन्हें हिस्ट्री का जेन्युइन साइंटिस्ट माना जाता है। ही इज़ रिगार्डेड एज फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी। इन्होंने बायोलॉजी एंड जूलॉजी की खोज की। ही फर्स्ट क्लासिफाइड प्लांट्स इनटू 3 ग्रुप, हर्ब, श्रब एंड ट्रीज। इन्होंने क्लासिफाइड किया था प्लांट्स को 3 ग्रुप में। प्लांट्स को 3 ग्रुप में इन्होंने बांटा था, हर्ब, श्रब एंड ट्रीज। इन तीनों में एरिस्टोटल ने प्लांट्स को ग्रुप में डिवाइड किया था। फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी की बात हो गई, और अब मुझे करना है फादर ऑफ बॉटनी। तो फादर ऑफ बॉटनी कौन है? फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस हैं। थियोफ्रास्टस को फादर ऑफ बॉटनी माना जाता है। इन्होंने बॉटनी की खोज की और इन्हें फादर ऑफ एंशिएंट प्लांट टैक्सोनॉमी भी माना जाता है। इन्होंने प्लांट्स को 4 ग्रुप में डिवाइड किया था, हर्ब्स, अंडरश्रब, श्रब्स एंड ट्रीज। ये याद रखना कि एरिस्टोटल ने 3 ग्रुप में क्लासिफाइड किया था एंड थियोफ्रास्टस ने 4 ग्रुप में क्लासिफाइड किया है। बायोलॉजी क्या होते हैं मैंने उस पर बात कर ली है, एंड फादर ऑफ बायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी पर भी बात हो गई। और अब मुझे बात करनी है व्हाट इज़ लिविंग। मेरा सेकंड टॉपिक है लिविंग क्या होते हैं, तो मैं उस पर बात कर लेती हूँ। लिविंग व्हाट इज़ लिविंग। तो लिविंग थिंग्स जितने भी होते हैं वो सेल्स के बने होते हैं, चाहे वो ह्यूमन्स हो, इंसेक्ट हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स है, वो जो भी हो। लिविंग थिंग्स जितनी भी जानदार चीज़ होती है वो सेल से बनी होती है। तो लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। और इम्पॉर्टेंट मैं लिविंग थिंग्स के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स यहाँ लिखूँगी। फर्स्ट कैरेक्टर है मेरे ग्रोथ। ग्रोथ क्या होते हैं? जितनी भी लिविंग चीज़ें वो ग्रो करती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स ग्रो। जितनी भी लिविंग थिंग्स है, जितनी भी जानदार चीज़ें वो क्या होती है, वो ग्रो करती है। सेकंड लाइन है ग्रोथ की, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। यानी कि ग्रोथ के 2 कैरेक्टर थे, एक मास में इंक्रीज होना, दूसरा नंबर में इंक्रीज होना। जब मास में इंक्रीज होते हैं और नंबर में इंक्रीज होते हैं तो इन दोनों को ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ कहते हैं। एंड थर्ड लाइन है यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिम्स आल्सो ग्रो बाय सेल डिवीजन। यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर जो होते हैं वो सेल डिवीज़न के ज़रिए ही ग्रो करते हैं। तो सेल डिवीज़न क्या होते हैं मैं वो बताती हूँ। सेल डिवीज़न जब हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न एक चैप्टर क्लास 11 में वो पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं भी थोड़ा बता रही हूँ। सेल डिवीज़न वो लिविंग ऑर्गेनिम्स के इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। सेल डिवीज़न इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स ड्यूरिंग द डिवीज़न ऑफ सेल। जब सेल डिवाइड होता है तो उस वक्त क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन करता है और सेल ग्रोथ होता है। ऑल्सो टेक्स प्लेस डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ, इसी प्रोसेस को हम सेल डिवीज़न कहते हैं। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। जो ग्रोथ इनसाइड होते हैं उन्हें इंट्रिंसिक ग्रोथ कहती हूँ। अब ग्रोथ की भी 2 टाइप्स हैं,
एक है इंट्रिंसिक और सेकंड है और दूसरे है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक ग्रोथ होते हैं जो इनसाइड ग्रोथ करते हैं, उन्हें इंट्रिंसिक कहती हूँ। और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होता है वो जो आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ ग्रो करता है, उसे एक्सट्रिंसिक कहते हैं। हमें नेम से देख लेना कि इंट्रिंसिक मतलब होता है इनसाइड अंदर की तरफ, और एक्सट्रिंसिक आउटसाइड यानी बाहर की तरफ जो ग्रोथ करते हैं। तो ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं होते हैं, लेकिन अगर जब पूछा जाए कि एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक ग्रोथ, इन दो ग्रोथ रहे ऑब्जेक्टिव में और है कि ये दोनों डिफाइनिंग कैरेक्टर थे या नहीं, तब इंट्रिंसिक ग्रोथ जो होता है वो डिफाइनिंग कैरेक्टर होते हैं। लेकिन ग्रोथ जो मेनली ग्रोथ होते हैं वो डिफाइन नहीं करते अपने प्रॉपर्टी या फीचर या कैरेक्टर्स को, लेकिन जो इंट्रिंसिक होते हैं वो डिफाइन करते हैं। अब अगला लाइन यही है कि ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ग्रोथ अपनी प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं करते हैं, बट इंट्रिंसिक ग्रोथ इज टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। लेकिन इंट्रिंसिक ग्रोथ जो होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, यानी जो इनसाइड होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, लेकिन मेनली जो ग्रोथ होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं करते। सेकंड कैरेक्टर है मेरा रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल और प्रोजेनी इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। जो चाइल्ड प्रोड्यूस होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, वो रिप्रोडक्शन कहलाते हैं। In case of multicellular organism, its production of progeny possessing features more or less similar to those of parents। जो चाइल्ड होते हैं वो अपने पेरेंट्स से मैच करते हैं, वो मिलते जुलते हैं अपने पेरेंट्स से। पेरेंट्स के कैरेक्टर चाइल्ड में भी होते हैं। जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया, अमीबा, अलगी, तो ये सब नंबर में इंक्रीज़ करते हैं, ये सब मास में इंक्रीज़ नहीं करते हैं। ग्रोथ जो है इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। ग्रोथ मास और नंबर दोनों में इंक्रीज़ होते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन सिर्फ नंबर में इंक्रीज़ करते हैं। तो जहाँ यूनिसेल्युलर रहे तो हमें पहचान लेना है कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब वो वन सेल से बने हुए हैं। हमें ये मालूम है कि जो रिप्रोडक्शन होती है वो नॉन लिविंग में नहीं होते। नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स ही रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग कैरेक्टर। रिप्रोडक्शन भी अपने कैरेक्टर को डिफाइन नहीं करता है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग कैरेक्टर। एंड रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो हम क्लास 12 में जाएंगे तो उसमें हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, तो उसमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल के होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के होते हैं, वो पूरे डिटेल में दिए हुए हैं, तो मैं वहाँ पढ़ूँगी। थर्ड कैरेक्टर से मेरा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो केमिकल से बने होते हैं, और केमिकल स्मॉल एंड बिग दोनों होते हैं, और ये वेरियस क्लास एंड साइज एंड फंक्शन से बिलोंग करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। एंड यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ये दोनों मेटाबॉलिज्म होते हैं। एनाबॉलिज्म जो वो कंस्ट्रक्टिव फंक्शंस होते हैं ये बनाते हैं, और कैटाबॉलिज्म जो होते हैं ये डिस्ट्रक्टिव फंक्शंस होते हैं, यानी ये अपने कैरेक्टर को बर्बाद करते हैं, ख़त्म करते हैं। एंड यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ये दोनों मेटाबॉलिक रिएक्शंस को एग्जिबिट करते हैं, यानी मेटाबॉलिज्म को एग्जिबिट करते हैं। और नॉन लिविंग में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, मतलब नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट exhibits metabolism। एंड फर्स्ट कैरेक्टर्स एंड सेकंड कैरेक्टर से जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है ये दोनों अपनी फीचर को डिफाइन नहीं करते हैं, ये डिफाइनिंग फीचर नहीं होते हैं। लेकिन जो हमारा थर्ड कैरेक्टर है, जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, ये अपने कैरेक्टर को डिफाइन करता है। NCERT ने डिफाइन कर दिया है कि जो प्रूव कर दिया है कि जो थर्ड कैरेक्टर थे मेटाबॉलिज्म, ये अपने कैरेक्टर को डिफाइन करता है। एंड ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज़ नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ये दोनों अपने इसको डिफाइन नहीं करता, लेकिन मेटाबॉलिज्म जो है वो अपने कैरेक्टर को डिफाइन करता है। और मेरी थर्ड लाइन है अब, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस आउटसाइड द बॉडी। आउटसाइड का मतलब होता है इन विट्रो। इन विट्रो को हम आउटसाइड कहते हैं। अगेन परफॉर्म इन अ टेस्ट ट्यूब इज़ नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, यानी ये ना तो लिविंग होते हैं और ना ही ये नॉन लिविंग होते हैं। और मैंने ये इस लाइन को पहले ही बता दिया है कि ये जो है डिफाइनिंग फीचर नहीं होते, यानी कि अपने कैरेक्टर को डिफाइन नहीं करते, यानी प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं करते। तो इसलिए मेटाबॉलिज्म इज़ डिफाइनिंग ये अपनी प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं,
तो मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और अब मेरा अगला लाइन है कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होते हैं वो यानी इन विट्रो, जो मैंने ऊपर वाले लाइन में बता चुका है कि यानी आउटसाइड और नॉट लिविंग थिंग बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। ऊपर वाले लाइन में तो ये बताया जा रहा है कि वो नहीं नॉन लिविंग होते हैं और नहीं लिविंग होते हैं, लेकिन नीचे वाले लाइन में हमें ये बताया जा रहा है कि वो लिविंग थिंग्स तो नहीं होते, लेकिन वो लिविंग रिएक्शंस होते हैं। यानी वो रिएक्शंस करते नहीं, मतलब लैब में हम लोग करवाते हैं, तो इसलिए ये लिविंग थिंग्स नहीं होते, लेकिन ये लिविंग रिएक्शंस होते हैं। फोर्थ कैरेक्टर्स है हमारा सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? यानी कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है वो हमारी लाइफ की एक बेसिक यूनिट है, उसे हम सेल कहते हैं। तो क्लास 11th की यूनिट 3rd में एक चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें मैं बताऊंगी पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ कि सेल क्या होते हैं उसके बारे में। यहाँ पर बस मैं थोड़े से एक्सप्लेन कर रही हूँ। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो एनसीईआरटी ने यह भी प्रूव किया कि सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो भी डिफाइनिंग फीचर होते हैं, वो भी अपनी प्रॉपर्टी कैरेक्टर यानी फीचर को डिफाइन करते हैं। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन अपनी प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं करते, लेकिन मेटाबॉलिज्म एंड सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं। तो एनसीईआरटी में एक टर्म है फोटो पीरियड इफेक्ट्स। यानी फोटो पीरियड इफेक्ट्स क्या होते हैं? तो फोटो पीरियड इफेक्ट्स प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में होते हैं। सम एनिमल्स परफॉर्म ब्रीडिंग इन अ पर्टिकुलर सीजन, मतलब एक ख़ास सीज़न होता है जिसमें एनिमल्स ब्रीड करते हैं, जिसे सीजनल ब्रीडर भी कहते हैं। एंड प्लांट्स परफॉर्म्स फ्लावरिंग इन द पर्टिकुलर सीजन, और प्लांट्स जो है वो भी एक पर्टिकुलर सीजन में, ख़ास सीजन में फ्लावरिंग करते हैं परफॉर्म, इसलिए उसे हम फोटो पीरियड इफेक्ट्स कहते हैं। फिफ्थ कैरेक्टर है कंसिस्टेंस। कंसिस्टेंस भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता है। एनसीईआरटी ने ये प्रूव किया है कि 2 कैरेक्टर्स यानी ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होता, लेकिन 3 कैरेक्टर्स मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंसिस्टेंस ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता है। और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमारे सराउंडिंग में अवेयर होते हैं फ्रॉम देयर एक्सटर्नल स्टिमुलाई कहते हैं यानी चेंज ऑफ इन्वायरमेंट, जो हमारे इन्वायरमेंट में चेंजेस हैं जैसे हीट, कोल्ड, डस्ट वगैरह। ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स शो कॉन्शियसनेस। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स से भी कॉन्शियसनेस शो करते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। सेल्फ कॉन्शियसनेस इज थॉट ओनली इन ह्यूमन। सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन में ही होता है, सोचने की जो कैपेसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन में है। एनसीईआरटी में एक लाइन है, वी ऑब्जर्व पेशेंट्स लाइंग इन कोमा इन हॉस्पिटल्स is virtually supported by machines which replace heart and lungs. The patient is otherwise brain-dead. The patient has no self-consciousness. Are such patients who never come back to normal life, living or non-living? कह रहा है कि जो पेशेंट्स है कॉमा में, उसका ब्रेन डीड हो गया, तो क्या वो सेल्फ कॉन्शियसनेस है या वो कॉन्शियसनेस है? वो कॉन्शियसनेस नहीं है, वो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, क्योंकि उसका ब्रेन डीड हुआ, लेकिन जो उसके इंटरनल ऑर्गन है वो बिल्कुल सही है। और सच पेशेंट्स हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ, क्या वो नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग? तो वो लिविंग है, नॉन लिविंग नहीं है, क्योंकि उसके ब्रेन वर्क नहीं कर रहे, लेकिन उसके जो इंटरनल ऑर्गन है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, यानी हमारे वर्ल्ड की डाइवर्सिटी कितनी है और क्या है। तो इस टॉपिक में कुछ नहीं है वैसा, कह रहा है कि इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम देखते हैं अपने चारों तरफ तो हमें पॉटेड प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड पेट्स एंड अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स दिखने को मिलते हैं। एंड आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन नॉट सी विद योर नेक्ड आई। और बहुत से ऑर्गेनिज्म हैं जिसे हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, यानी खुली आँख से नहीं देख सकते, लेकिन बहुत से ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसे मैं नेक्ड आई से देख सकती हूँ। तो इस लाइन में कह रहा है कि 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज़ हैं, जिसमें 1.2 मिलियन एनिमल्स हैं एंड 0.5 मिलियन प्लांट्स हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के जो नेम हैं, कुछ ऐसे नेम हैं, कुछ ऐसे ख़ास नेम हैं जो पूरे वर्ल्ड में सेम नेम से उन्हें जाना जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं नोमेनक्लेचर। तो साइंटिफिक नेम को पूरे वर्ल्ड में सेम नेम से जाना जाता है। कह रहे वेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू कॉल आइडेंटिफिकेशन। जो नोमेनक्लेचर से अटैच्ड होता है उसे हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। और इस टॉपिक में कुछ
इम्पॉर्टेंट लाइन नहीं है लेकिन कुछ हैं। तो ICBN का हमें फुल फॉर्म याद रखना है कि ICBN का फुल फॉर्म क्या होता है, ये एग्ज़ाम्स में पूछते हैं। ये इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, इतने प्लांट्स टैक्सोनॉमी आते हैं। एंड ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इसमें एनिमल आते हैं। अब मेरा अगला टॉपिक है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है और इसे किसने दिया है? तो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर इज प्रपोज्ड बाय कैरोलस लिनियस। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर कैरोलस लिनियस ने दिया है। इन बायोनोमियल नोमेनक्लेचर 2 वर्ड्स आर यूज्ड। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर में 2 वर्ड्स यूज होते हैं, एक स्पेसिफिक होते हैं और सेकंड होते हैं जेनेरिक। स्पेसिफिक में आते हैं नेम ऑफ स्पीसीज एंड जेनेरिक में होते हैं नेम ऑफ जीनस। ये कैरोलस लिनियस की पिक है जिन्होंने बायोनोमियल नोमेनक्लेचर प्रपोज किया है एंड इसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। इन्होंने मैंगीफेरा इंडिका मैंगो का नेम दिया था और मैंगीफेरा इंडिका लिनियस, जो स्पीसीज के लास्ट में एल है, इसका मतलब मैंगीफेरा इंडिका लिनियस, यानी कि मैंगीफेरा इंडिका इज प्रपोज्ड बाय लिनियस। मैंगीफेरा इंडिका नेम लिनियस ने दिया है और बनाना का साइंटिफिक नेम है मोसा पैराडाइसिकम। मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका। इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। मैंने यहाँ कुछ कॉमन नेम एंड साइंटिफिक नेम प्लांट्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स के डाल दिया है, आप इसे लर्न कर लें। रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स हैं जो हमें यहाँ देखने हैं। फर्स्ट रूल कह रहा है कि बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। बायोलॉजिकल नेम जो होते हैं, जो साइंटिफिक नेम होते हैं, वो जनरली लैटिन होते हैं और वो जो लिखे होते हैं वो इटैलिक्स में लिखे होते हैं। सेकंड रूल है द फर्स्ट वर्ड इज इन अ साइंटिफिक नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस व्हाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पीशीज। यानी कह रहा है कि साइंटिफिक नेम जो होते हैं उसका फर्स्ट वर्ड जो होता है वो जीनस होता है एंड द सेकंड कंपोनेंट यानी सेकंड वर्ड जो होता है वो स्पीशीज होता है। और थर्ड रूल्स कह रहा है द फर्स्ट वर्ड जीनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, यानी कि फर्स्ट वर्ड जो होता है जीनस वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है एंड सेकंड वर्ड स्पीशीज स्टार्ट विद स्मॉल लेटर, एंड जो सेकंड वर्ड होता है वो होता है स्मॉल लेटर से। एग्जाम्पल है मेरा मैंगीफेरा इंडिका, ये साइंटिफिक नेम है मैंगो का साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा इंडिका है। इसका फर्स्ट वर्ड जीनस है, जीनस कौन सा है तो मैंगीफेरा है, इस जीनस इसे कैपिटल लेटर से लिखा गया है एंड सेकंड नेम इज स्पीसीज, यानी कि इंडिका जो है ये स्पीसीज है इसलिए इसे स्मॉल लेटर से लिखा गया है। तो एग्जाम्पल है मैंगीफेरा इंडिका, फर्स्ट वर्ड इज जीनस एंड कैपिटल लेटर, सेकंड वर्ड इज स्पीसीज एंड स्मॉल लेटर। फोर्थ लाइन है बेटा द नेम ऑफ जीनस एंड स्पीसीज नॉट शुड बी लेस देन 3 लेटर्स एंड मोर देन 12 लेटर्स। क्या रहे कि साइंटिफिक नेम जो होते हैं, जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं वो 3 लेटर से कम के नहीं होते और मोर देन 12 लेटर, और 12 लेटर से ज़्यादा के नहीं होते, वो 3 और 12 लेटर के बीच में के ही होते हैं। नेम ऑफ द ऑथर अपेयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक नेम that is at the end of the biological name and is written in an abbreviated from example Mangifera indica len। ये ऑथर कह रहे हैं कि स्पेसिफिक नेम है जो लास्ट वर्ड है, साइंटिफिक नेम यानी बायोलॉजिकल नेम के जो लास्ट वर्ड है उसमें लिखा हुआ है लेन, यानी कि मैंगीफेरा इंडिका लेन। इट इंडिकेट्स दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस। इसका मतलब यह है कि इसे जो डिस्क्राइब किया जिसने दिया है वो लिनियस है। मैंगीफेरा इंडिका लिनियस ने दिया है, मैंगीफेरा इंडिका लेन वाज डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस। अदर टॉपिक है अब मेरा क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को एक कैटेगरी में रखा जाता है, कॉन्वीनियंट कैटेगरीज में रखा जाता है, तो उसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। अ प्रोसेस बाय विच एनी ऑर्गेनिज्म इज ग्रुप्ड इनटू कॉन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन easily observable characters। एग्जाम्पल है प्लांट्स, एनिमल्स, डॉग्स, कैट्स और इंसेक्ट्स। इन सब को हम एक कैटेगरीज में रख सकते हैं, कॉन्वीनियंट कैटेगरीज में रख सकते हैं, इसलिए इसे क्लासिफिकेशन कहते हैं। अदर टॉपिक है अब मेरा टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होता है? टैक्सीज मतलब क्लासिफिकेशन या अरेंजमेंट, और नोमोद मीन्स होते हैं लॉ। इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन।
फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस, हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ने भी कैरोलस लिनियस ही दिया था और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कैरोलस लिनियस ही है। लेकिन टैक्सोनॉमी वॉज गिवन बाय एपीडी कैंडोले। टैक्सोनॉमी दिया किसने, तो वो एपीडी कैंडोले ने दिया है और उनकी बुक है थ्योरीज एलिमेंट्री डेला बॉटनिक, यानी थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। ये बुक एपीडी कैंडोले की है। एपीडी कैंडोले ने इस बुक को लिखा है। ये जो पिक देख रहे हैं स्टूडेंट्स आप, ये एपीडी कैंडोले की है इन 1813 और ये उनकी बुक है थ्योरीज एलिमेंट्री डेला बॉटनिक। The branch of science which deals with the study of identification, nomenclature and classification that are basic to taxonomy. साइंस के ब्रांच है जिन्हें बांटा गया है, तकसीम किया गया है स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन में, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन में। हम टैक्सोनॉमी के बेसिक कहते हैं। अब टाइप्स है टैक्सोनॉमी का, हमें देखना है कि टैक्सोनॉमी कितने टाइप्स के होते हैं। तो टैक्सोनॉमी 2 टाइप्स के होते हैं, साइटो टैक्सोनॉमी एंड केमो टैक्सोनॉमी। तो साइटो टैक्सोनॉमी के होते हैं साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं। साइटोलॉजिकल किसे कहते हैं, तो स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल को हम साइटोलॉजी कहते हैं। ये ग्रीक वर्ड है, साइटोज एंड लोगोस से मिलकर बना है। सेल स्टडी, साइटोलॉजिकल कहते हैं सेल स्टडी को, और ये किसने दिया है, साइटोलॉजी वॉज गिवन बाय हर्टविग। इस टर्म को हर्टविग ने दिया है। क्रोमोसोम नंबर एंड स्ट्रक्चर, जब हम द बेसिक यूनिट ऑफ सेल पढ़ेंगे तो उसमें क्रोमोसोम नंबर एंड स्ट्रक्चर्स को भी देखेंगे। सेकंड है मेरा केमो टैक्सोनॉमी, बेस्ड ऑन द केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स पर बेस्ड। केमो टैक्सोनॉमी के एग्जांपल्स हैं अल्कालॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड एंड फैटी एसिड।